वो शानदार एयर कंडीशन बस महकमा सयाहत की थी जो ठीक 4 बजे रवाना हो गई। सीटें दो दो मुसाफिरों के लिए और काफी कुशादा थी। मुझे और सीता को जो सीट मिली वो आगे से दूसरे नंबर पर थी। इस तरह हम न सिर्फ शफाफ विंड स्क्रीन के सामने बल्कि दाएं बाएं खिड़कियों के ब्राउन शीशों से भी बाहर देख सकते थे। बस में सफर करने वाले सभी लोग सयाह थे। उनमें हिंदुस्तानी भी थे और 10-12 यूरोपियन भी, जिनमें आधी औरतें और आधे मर्द थे। बस में महकमा सयाहत की एक गाइड भी थी। उस जवान और खूबसूरत लड़की ने गुलाबी साड़ी पहन रखी थी जिस पर महकमा सयाहत का बैज लगा हुआ था। बस की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। गाइड मुसाफिरों को रास्ते में आने वाले मुख्तलिफ मकामात के बारे में बताती जा रही थी। 5:30 बजे के करीब बस चंदन नामी एक कस्बे में रुक गई। बस जिस जगह रुकी थी वहाँ सामने ही एक बहुत बड़ा जैन मंदिर नजर आ रहा था और गाइड बस में बैठे बैठे ही मुसाफिरों को उस मंदिर के बारे में बता रही थी। शायद मंदिर की सैर का प्रोग्राम इस टूर में शामिल नहीं था। इस दौरान मुसाफिरों की ठंडे मशरूबात से तवाज़ा भी की गई थी। 15 मिनट रुकने के बाद बस आगे रवाना हो गई। अब जैसलमेर सिर्फ 45 किलोमीटर के फासले पर था, लेकिन बस की रफ्तार मुकर्ररा हद से ज्यादा नहीं बढ़ाई गई। रास्ते में 2 और छोटी बस्तियों में भी बस को चंद मिनटों के लिए रोका गया था। इस तरह तकरीबन सवा घंटे बाद हम जैसलमेर पहुंच गए। इस वक्त सूरज गुरूब होने को था। मैं सामने पहाड़ी पर एक बहुत बड़े हिस्से को सोने की तरह चमकता देखकर चौंक गया। लगता था जैसे पहाड़ का वो हिस्सा पत्थरों का नहीं सोने का हो। मैं सीता से उसके बारे में पूछना चाहता था कि खूबसूरत गाइड की सुरीली आवाज सुनाई दी। वो मुसाफिरों को रुखसत होती धूप में सोने की तरह चमकते हुए उस पहाड़ के बारे में बता रही थी। हम तारीखी शहर जैसलमेर में पहुंच गए हैं। वो हमारे सामने धूप में सोने की तरह दहकती हुई कोई चट्टान नहीं बल्कि जैसलमेर का पीले पत्थरों से बना हुआ किला है। 250 फुट ऊंचे कोनी पहाड़ पर इस किले की बुनियाद राजा रावल जैसल ने रखी थी। इसकी तामीर में पीला पत्थर इस्तेमाल किया गया था और ये 7 साल की मुद्दत में पाया तकमील को पहुंचा। वो खूबसूरत गाइड रुके बगैर रटे रटाए अल्फाज बड़ी रवानी से बोले जा रही थी। उस किले के 99 बुर्ज हैं और जंगी एतबार से उसे उस जमाने में बहुत मजबूत किला समझा जाता था। गाइड इस किले के बारे में बताती रही। बस अब शहरी हदूद में दाखिल हो चुकी थी। मैं सड़क के दोनों तरफ खूबसूरत और तारीखी इमारतों को देखने लगा और अब सीता मेरी तरफ झुककर इस शहर के बारे में बता रही थी। इस शहर की बुनियाद तकरीबन 850 साल पहले राजा रावल जैसल ने रखी थी और ये शहर उसके नाम से मंसूब हो गया था। राजा जैसल के खानदान ने 1800 साल तक यहाँ हुकूमत की थी। 1947 में हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद हिंदुस्तान की तमाम रियासतों के साथ रियासत जैसलमेर की सरकारी हैसियत भी खत्म कर दी गई। एक काम करो, मैं उसके खामोश होने पर जल्दी से बोल पड़ा, इस गाइड को मेरे पास भेज दो और तुम उसकी जगह खड़ी होकर बस के मुसाफिरों को इस तारीखी शहर के बारे में बताती रहो। तुम्हें तो महकमा सयाहत में गाइड होना चाहिए था। मैं इन गाइड से ज्यादा जानती हूँ, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजस्थान कदीम तारीखी किलों, मोहल्लात और हवेलियों की सरजमीन है। मैं तुम्हें इस खित्ते की तारीख के अलावा एक एक इमारत के बारे में भी बता सकती हूँ कि कब और किसने बनवाई थी। बस मैंने हाथ उठाकर उसे मजीद कुछ कहने से रोक दिया। कुछ बाद में बताने के लिए भी रहने दो। सीता मुस्कुरा कर रह गई। बस शहर के मुख्तलिफ बारौनक इलाकों से गुजरती हुई पैलेस होटल के सामने रुक गई। उस वक्त सूरज गुरूब हो चुका था और शाम का अंधेरा फैलने लगा था, मगर शहर की बत्तियां भी जगमगा उठी थी, जिनकी रोशनियां फैलते हुए अंधेरे से दस्तोगरेबा हो रही थी। बस से उतरते ही सीता ने एक ऑटो रिक्शा रोक लिया और अंदर बैठने के बाद ड्राइवर को इलाके का जो नाम बताया वो मेरी समझ में नहीं आ सका। रिक्शा शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ता हुआ मशरिक के इलाके की तरफ निकल आया। यहाँ आबादी छिद्री थी। हवेली नुमा इमारतें एक दूसरे से फासले पर थी। सीता ने एक इमारत के सामने रिक्शा रोक लिया और नीचे उतरकर ड्राइवर को किराया अदा करने लगी। मैं भी बैग संभाल कर उतर गया। मेरा ख्याल था कि सीता यहाँ भी किसी होटल या गेस्ट हाउस में ही कयाम करेगी, लेकिन उस हवेली को देखकर मैं हैरान हुए बगैर ना रह सका। गेट पर कॉल बेल का बटन दबाने के 2-3 मिनट बाद गेट का जेली दरवाजा खुल गया और हम अंदर दाखिल हो गए। वो अधेड़ उम्र आदमी राजस्थानी लिबास में था। सर पर मखसूस अंदाज में बांधी हुई मैरून रंग की पगड़ी भी उसकी बात की निशानदेही कर रही थी कि उसका ताल्लुक किसी राजपूत खानदान से है। अंदर अंधेरा था, जिसकी वजह से ना तो हम उसकी शक्ल अच्छी तरह देख सके और ना ही वो हमें ठीक तरह से देख पाया।
अलबत्ता हमें दीवानावार अंदर घुसते देखकर वो कुछ गड़बड़ा सा गया था। कौन हो भाया, ऐसे अंदर क्यों घुसे आवत हो? मैं हूँ चतोन सिंह। सीता ने कहा। यहाँ और कौन है? सीता ने पूछा। ओह सीता देवी, चतोन सिंह नामी वो आदमी चौंक सा गया। यहाँ कोई नहीं है, आओ अंदर को आ जाओ, आओ आओ। उसने मेरे हाथ से बैग ले लिया। बरामदा भी तारीख था। हम चतोन सिंह के पीछे अंदर दाखिल हुए तो सिर्फ एक कमरे में बत्ती जल रही थी। चतोन सिंह ने वसी कमरे में रुककर बत्ती जला दी और बैग एक तरफ रखकर कंधे पर पड़ा हुआ अजरक नुमा कपड़ा उतार कर फर्नीचर झाड़ने लगा। हालांकि फर्नीचर साफ ही था। बैठो बैठो सीता देवी, आप भी बैठो। उसने हम दोनों को इशारा किया। चतोन सिंह की उम्र 45 के लगभग रही होगी। लंबा कद, गुठा हुआ जिस्म और बड़े बड़े गुच्छेदार मूंछें। राजस्थानी लिबास में वो बहुत शानदार लग रहा था। कोई जलपान सीता देवी? उसने सवालिया निगाहों से सीता की तरफ देखा। हाँ चतुन सिंह, हम चाय पियेंगे और इसके बाद भोजन भी करेंगे। सीता ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। तुम चाय बना दो, खाना बाजार से ले आना। जी सीता देवी, चतुन सिंह कहते हुए एक तरफ गायब हो गया। ये किसकी हवेली है? चतुन सिंह के जाने के बाद मैंने सीता से पूछा। हमारी है, सीता ने जवाब दिया। राजपुताना के महाराजों को आबादी और बर्बादी का बहुत शौक था। वो आपस में बड़ी बड़ी जंगें लड़ते और जो वक्त बचता वो किलों, मोहल्लात और हवेलियों की तामीर में सर्फ कर देते। जितनी दौलत इन राजाओं ने इमारतों की तामीर में खर्च की है, वो अगर फलाह बहबूद पर खर्च की जाती तो आज राजस्थान में कोई रेगिस्तान दिखाई ना देता। हर तरफ सब्जा ही सब्जा होता, लेकिन इस तरफ किसी ने भी तवज्जो ना दी। पहले ये लोग इंसानों की जंगें लड़ा करते थे, आजकल कुत्ते लड़ाया करते हैं। यही इनका शौक रह गया है। वो चंद लम्हे को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोलने लगी। मेरे पिताजी का ताल्लुक भी एक ऐसे ही खानदान से है जिसने राजस्थान की एक रियासत पर सदियों हुक्मरानी की है। इस खानदान को भी इमारतें संवारने का शौक था। जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर और राजस्थान के बड़े बड़े शहरों में कई हवेलियां हैं जिनमें बेशतर वीरान हो चुकी हैं। यहाँ हमारे कुंबे के कुछ लोग कभी कभार आते रहते हैं, इसलिए हवेली में देखभाल भी होती रहती है। एक बड़ी हवेली शहर के अंदरूनी हिस्से में भी है, लेकिन उसे तारीखी विरसा करार देकर सरकार ने कब्जा कर लिया था। इस दौरान चतुन सिंह चाय बनाकर ले आया। आप कश्मीर से कब लौटी सीता देवी? उसने हमारे सामने काफी टेबल पर चाय रखते हुए पूछा। कई रोज हो गए, सीता ने जवाब दिया। यहाँ की क्या सूरत हाल है? हालात बहुत खराब हैं सीता देवी, चतुन सिंह ने कहते हुए कनखियों से मेरी तरफ देखा। आपको इधर आवत नहीं चाहिए था। लोगार को पता चल गया तो वो एक बार फिर मेरी तरफ देखते हुए खामोश हो गया। हाँ हाँ कहो, ये अपना ही बंदा है, सीता बोली। खबरां बहुत गर्म है सीता देवी, चतुन सिंह बोला। हमार तो ये सुन है कि सीता देवी ने पहले कश्मीर में 2 सैनिकों की हत्या कर डाली और एक उग्रवादी के साथ भाग गई। मुसलमान उग्रवादी ने जम्मू में सैनिक अफसरों पर गोलियां चलाई तो सीता भी उसके साथ होवत थी। वो चंद लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। जयपुर में सेना के अफसरान ने बड़े ठाकर जी को पकड़ लिया, पर उसी रोज छोड़ दिया। आपने यहाँ आकर बहुत गलती करत हो सीता देवी। कप्तान साहब भी इधर आवत रहते हैं। और आखिरी मर्तबा वो कब आया था? सीता ने पूछा। 2 रोज पहले, चतुन सिंह ने जवाब दिया। उसके साथ राणा भी था। और वो खामोश हो गया। औरतें भी? सीता ने उसकी बात पूरी कर दी। हाँ सीता देवी, चतुन सिंह ने गर्दन हिला दी। अच्छा ठीक है, सीता ने गहरा सांस लेते हुए कहा। तुम किसी को नहीं बताओगे कि मैं यहाँ आई हूँ? किसी को भी नहीं। समझ गए? समझ गया सीता देवी, चतुन सिंह ने गर्दन हिला दी। अब मैं जाऊँ? कुछ भोजन का बंदोबस्त? हाँ तुम जाओ। सीता ने पर्स से कुछ नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये रख लो और जो कुछ समझ आए ले आना। चतुन सिंह ने नोट लेकर जेब में रख लिए और खाली कप उठाकर ले गया। इसके थोड़ी ही देर बाद वो हवेली से चला गया। हवेली का गेट उसने बाहर से बंद कर दिया था। सीता ने मुझे रास्ते में ही बता दिया था कि जैसलमेर शहर पाकिस्तान की सरहद से 60-70 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और यहाँ एक बहुत बड़ी छावनी है और उसका कजन कैप्टन गोपाल भी यहीं पर है। पहले वो लेफ्टिनेंट था और बाद में वो कैप्टन हो गया था। चतुन सिंह के कहने के मुताबिक कैप्टन गोपाल इस हवेली में आता रहता था। 2 दिन पहले भी वो राणा नामी किसी दोस्त के साथ आवारा औरतों को लेकर आया था और वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता था। चतुन सिंह बाजार से खाना लेकर आ गया। खाना खाने के बाद सीता ने कपड़े बदल लिए। उसके जिस्म पर यह लिबास देखकर मैं चौंक सा गया। इस लिबास में उसके जिस्म का ज्यादातर हिस्सा बरहना हो रहा था। ये कपड़े तुम कहाँ से ले आई? मैंने पूछा। बेडरूम की अलमारी में बहुत से कपड़े मौजूद हैं, तुम्हारा काम भी चल सकता है, सीता ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर चतुन सिंह को मुखातिब करते हुए बोली। चतुन सिंह, तुम बलबीर सिंह के पास चले जाओ, 2-4 दिन वहीं रह लो। जब मैं यहाँ से जाने लगूंगी तो तुम्हें
फोन करके बुलवा लूंगी। जी सीता देवी, चतुन सिंह ने कहा। उसकी आंखों में उलझन सी उभर आई थी। पर आपकी सेवा, हम अपनी सेवा खुद कर लेंगे। सीता ने उसकी बात काट दी। और तुम अपनी जबान बंद रखोगे, किसी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगे। अब जाओ। जी सीता देवी, चतुन सिंह ने कहा और एक कमरे में चला गया। चंद मिनट बाद वो एक छोटी सी पुतली जिसमें उसके 2 जोड़े कपड़े थे लेकर रुखसत हो गया। मैं तकरीबन 1 घंटे तक हवेली में घूमता रहा और फिर दोबारा हालनुमा कमरे में आ गया। कुछ देर वहाँ रुका और फिर उसी बेडरूम में आ गया। मैंने कमरे की बत्ती बुझा दी और बिस्तर पर लेट गया। राहदारी में जलने वाले बल्ब की मध्यम सी रोशनी कमरे में आ रही थी। बिस्तर इस कदर आरामदेह था कि लेटते ही मेरी आंखें बंद होने लगी थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी देर सोया और फिर किसी आहट से मेरी आंख खुल गई। इसके साथ ही चट की हल्की सी आवाज से कमरा रोशनी से भर गया। मेरी आंखें चुंदिया सी गई और फिर जब आंखें तेज रोशनी में देखने के काबिल हुई तो सामने सीता और उसके साथ एक आदमी को देखकर मैं चौंक गया। सीता उस आदमी की तरफ देखते हुए बोली, कैप्टन गोपाल, ये है कश्मीर का वो सबसे बड़ा उग्रवादी, मुजाहिदीन का बहुत बड़ा सरगना शिमरोज, जिसने भारतीय सेना को नाकाबिले तराफी नुकसान पहुंचाया है। जम्मू के करीब मानसर झील के किनारे सेना के आला अफसरों की हलाकत का मंसूबा भी इसी ने बनाया था। तुम्हारी सेना, इंटेलिजेंस या कोई और एजेंसी इसका सुराग नहीं लगा सकी, लेकिन देखो मैं इसे किस तरह आसानी से यहाँ ले आई हूँ। मैं उलझन में पड़ गया। मेरे दिमाग में धमाके से हो रहे थे, कनपटियां सुलगने लगी। मैंने खूनख्वार नजरों से सीता की तरफ देखा और इससे पहले कि मैं अपनी जगह से कोई हरकत करता, कैप्टन गोपाल ने बड़ी फुर्ती से जेब से पिस्तौल निकाल लिया। मैं बेहिस हरकत होकर रह गया। मुझे अपनी रगों में खून मुंजमद होता हुआ महसूस होने लगा। मेरी रगों में खून जैसे मुंजमद होकर रह गया था। शदीद सर्दी की लहर ने मुझे अपनी लपेट में लिए रखा था। मैं अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत खड़ा कभी कैप्टन गोपाल और कभी सीता की तरफ देख रहा था। सीता के होंठों पर अब भी बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी, लेकिन इस वक्त मुझे उसकी मुस्कुराहट बड़ी मकरूर लग रही थी। कैप्टन गोपाल के पिस्तौल का रुख अब भी मेरी तरफ ही था। वेल डन सीता। कैप्टन गोपाल के होंठों को हरकत हुई। तुमने वाकई वो काम कर दिखाया है जो हमारे बड़े बड़े सूरमा नहीं कर सके। इसने वाकई हमारी सरकार और हमारी सेना को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। इसकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए के इनामात मुकर्रर हैं। ये इनामात तुम्हें ही मिलेंगे और बिलाशुबा हिंदुस्तान की सबसे दौलतमंद औरत बन जाओगी। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों से नफरत और इंतकाम की चिंगारियां बरस रही थी। उसके पिस्तौल का रुख अब भी मेरी तरफ ही था। वो एक बार फिर सीता की तरफ मुतवज्जा हो गया। लेकिन मुझे हैरत है कि तुम इस तक कैसे पहुंच गईं और इसे आसानी से कैसे काबू कर लिया। ये एक लंबी कहानी है। सीता ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मैं यहाँ से ये अहद करके निकली थी कि या तो इसे और अंगूरी को पकड़ कर लाऊंगी या अपनी जान दे दूंगी। अंगूरी मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही मारी जा चुकी थी। मैं डोडा के करीब अपने मामा की बस्ती में थी। इस दौरान मैंने जम्मू और डोडा में मुजाहिदीन से राब्ता करने की कोशिश की। मैं मुजाहिदीन के तवस्सुत से इस तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं हुई। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, और फिर ये इत्तफाक से मुझे बस्ती के करीब पहाड़ों में बेहोश पड़ा मिल गया। ये जख्मी था। मैं इसे उठाकर गार में ले गई। मेरा ख्याल था कि मैं इसके जरिए शिमरोज तक पहुंचने में कामयाब हो जाऊंगी। मैंने इसे गार में छुपाए रखा। बस्ती के एक बूढ़े मुसलमान के जरिए इसका इलाज करवाया और इसके खाने पीने का भी ख्याल रखा। मैं ये समझ रही थी कि ये कोई आम कश्मीरी मुजाहिद है जो जख्मी होकर इस तरफ आन निकला था, लेकिन ये इंकशाफ मेरे लिए ज्यादा सनसनीखेज साबित हुआ कि यही वो खतरनाक उग्रवादी है जिसकी मुझे तलाश थी। भगवान ने इसे पके हुए फल की तरह मेरी झोली में डाल दिया था। मैं इसकी सेवा करती रही। मैंने इसे जिंदगी की एक ऐसी लज्जत से रुशनास करा दिया कि ये मेरा ख्याल अपने जहन से ना निकाल सके। मैं इसे ये बावर करवाने में कामयाब हो गई कि हिंदू होते हुए भी मुझे हिंदुओं से शदीद नफरत है। कश्मीर के हवाले से अपनी सरकार की पॉलिसियों से भी इख्तलाफ है। मैं आज़ादी को कश्मीरी मुसलमानों का हक समझती थी। मैंने इसे बावर करवा दिया था कि मैं कश्मीरी मुसलमानों को हक बजानिब समझती हूँ और हिंदू साम्राज्य के खिलाफ इनके शाना बशाना लड़ना चाहती हूँ। इसने मेरी बातों का यकीन कर लिया। ये अब तंदुरुस्त हो चुका है, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई अगला कदम उठाती, गार के करीब चश्मे पर मुझे 2 हिंदू सैनिकों ने घेर लिया। वो मुझे अकेला पाकर मेरे साथ बलात्कार करना चाहते थे, लेकिन इसने मुझे बचाया और वो दोनों फौजी हमारे हाथों मारे गए और फिर यहीं से हालात मेरे हाथ से निकल गए। ये शिमरोज अपने महाज पर वापस जाना चाहता था। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे काबू में रखा और वहाँ से निकाल लाई। मेरे मामा की बस्ती में जो कुछ हुआ, इसमें ना इसका कोई हाथ था और ना ही मेरा। बस्ती में हिंदू फौजियों ने जो भी कुछ किया
इसने मेरे ड्रामे में हकीकत का रंग तो भर दिया, लेकिन मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो गई। मैं इसे किसी न किसी तरह जम्मू तक ले आने में कामयाब हो गई। मेरा ख्याल था कि मैं इसे किसी न किसी तरह वहाँ से भी निकाल लाऊंगी, लेकिन वहाँ मुजाहिदीन की एक और पार्टी सरगर्म थी। उन्होंने भारतीय फौजी अफसरों के कत्लेआम का मंसूबा बना रखा था। मैं इसे दूर रखना चाहती थी, मगर ये इन मुजाहिदीन से राब्ता करने में कामयाब हो गया और फिर मैं भी इस ग्रोह में शामिल हो गई। मेरा ख्याल था कि मैं वक्त से पहले भारतीय फौजियों को इस साजिश से आगाह कर दूंगी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल सका। और फिर मानसर झील पर जिस तरह कत्लेआम हुआ, वो खौफनाक मंजर मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगी। ये एक बार फिर कश्मीर की तरफ वापस जाना चाहता था, मगर एक मेरी कोशिश और फिर हालात ने इसे उस तरफ जाने से बाज रखा और हम किसी न किसी तरह जम्मू से निकलकर पठानकोट पहुंच गए। वो चंद लम्हे को खामोश हुई और फिर पठानकोट से यहाँ तक के हालात बताने लगी। तुम वाकई बहादुर लड़की हो भारतीय नारी, कैप्टन गोपाल ने उसके खामोश होने पर कहा। इसकी गिरफ्तारी पर नकद इनामात के अलावा तुम महावीर चक्र की भी हकदार हो। शायद तुम भूल गए हो कि महावीर चक्र किसी जिंदा इंसान को नहीं दिया जाता। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दुरुस्त है, लेकिन अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं तुम्हें इससे भी बड़ा अवार्ड देता, कैप्टन गोपाल ने कहा। मैं अपनी जगह बेहिस्सो हरकत खड़ा इनकी बातें सुन रहा था। मुझे अपने आप पर तैश आ रहा था कि किस कदर आसानी से बेवकूफ़ बन गया था। सीता ने अपने आप को कश्मीरी मुसलमानों का हमदर्द जाहिर करके मुझे अपने हुस्न शबाब के जाल में जकड़ लिया था और बड़ी खूबसूरती से वो मुझे वहाँ से निकाल कर ले आई थी। खूबसूरत औरत वाकई अपने अंदर बड़ी ताकत रखती है। जो काम बड़े से बड़ा सूरमा नहीं कर सकता, वो एक खूबसूरत औरत बड़ी आसानी से कर डालती है। और मर्द ख्वाह कितना ही बहादुर क्यों ना हो, औरत के हुस्न के जाल में फंस कर बेवकूफ़ बन जाता है। यही सब कुछ मेरे साथ हुआ था। मैं कितनी आसानी से बेवकूफ़ बन गया था, लेकिन मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि मैं इसकी बातों में क्यों आ गया। वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे और मैं मौके की तलाश में था और बिल आखिर मुझे मौका मिल ही गया। कैप्टन गोपाल की तवज्जो एक लम्हे को मेरी तरफ से हटी थी और मैंने इस मौके से फायदा उठाते हुए कैप्टन पर छलांग लगा दी। मेरे पैर की ठोकर पूरी कुव्वत से उसके पिस्तौल वाले हाथ पर लगी। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ता हुआ सोफों के पीछे कहीं जा गिरा। इससे पहले कि कैप्टन गोपाल इस झटके से संभल सकता, मैंने उसकी गर्दन पर हाथ डाल दिया और उसे साथ लेता हुआ दरमियान में रखी हुई शीशे की टॉप वाली काफी टेबल पर गिरा। एक जोरदार छलाके की आवाज उभरी। शीशे के साथ मेज भी हम दोनों के बोझ से टूट गई। टूटे हुए शीशे का एक टुकड़ा मेरे बाएं बाजू की कोहनी से जरा ऊपर लगा, खाल कट गई और खून रसने लगा। मेज टूटने से हम इस तरह गिरे थे कि कैप्टन गोपाल मेरे ऊपर आ गया था। टूटे हुए शीशे से उसके बाजू पर भी कट लग गया था, जिससे खून बह रहा था, लेकिन मेरी तरह उसे भी तकलीफ की परवाह नहीं थी। वो मेरे गले पर गिरफ्त जमाने की कोशिश करते हुए मुझे रगीद करता रहा। मैंने पूरी कुव्वत से उसे एक तरफ उल्टा दिया और बड़ी फुर्ती से उठकर उस पर ठोकरों की बारिश कर दी, लेकिन वो जल्द ही संभल गया। उसने मेरा पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। मैं लड़खड़ा कर गिरा और इससे पहले कि संभल सकता, गोपाल ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी और मुझे घसीटता हुआ दूर तक ले गया। कैप्टन गोपाल एक बार फिर मेरे ऊपर था और मेरे गले पर गिरफ्त जमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस मर्तबा भी मैंने उसकी कोशिश कामयाब नहीं होने दी और उसे दोनों पैरों पर उठाकर उछाल दिया। वो उल्टी कलाबाजी खाता हुआ पिछली तरफ सोफों पर गिरा। मैंने भी उठकर उस पर छलांग लगा दी। सोफे हम दोनों के बोझ से उलट गए थे। हम दोनों एक दूसरे को जेर करने की कोशिश में थे। सीता खामोश तमाशाई की तरह एक तरफ खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। मुझे हैरत थी कि वो अपने साथी कैप्टन गोपाल की मदद क्यों नहीं कर रही थी। मुझे ये एतराफ़ करने में कोई झिझक नहीं थी कि कैप्टन गोपाल में सांड जैसी ताकत भरी हुई थी। ताकत के हवाले से मेरा और उसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन ये जिंदगी और मौत का खेल था। मेरी कमजोरी मेरी शिकस्त का बायस बन सकती थी और इस शिकस्त का अंजाम भी मैं अच्छी तरह जानता था। मैं अपने आप को गोपाल की गिरफ्त से छुड़ाने में कामयाब हो गया और फिर मैंने उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। कैप्टन गोपाल को मौका मिल गया और वो उठकर खड़ा हो गया। अब हम एक दूसरे पर लाते और घूंसे बरसा रहे थे। एक मर्तबा मौका पाकर गोपाल मुझसे लिपट गया और मुझे धकेलता हुआ दीवार तक ले गया। गोपाल मेरा सर दीवार से टकरा रहा था। हर टक्कर पर मेरे मुंह से कराह निकल जाती थी। उसने मेरे बाल मुट्ठी में जकड़ रखे थे। मैंने उसकी बगल में एक दो घूंसे लगाए, मगर उन घूंसों में शायद इतनी ताकत नहीं थी कि गोपाल पर इसका कोई असर होता। मैंने गोपाल की टांगों के बीच में घुटने की जरब लगाई। वो कराह उठा। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई।
मैंने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सका। कैप्टन गोपाल ने एक मर्तबा फिर मुझे दबोच लिया। गोपाल पर गोया जुनून सवार था। वो मुझ पर लाते और घूंसे बरसा रहा था। मैं सिर्फ अपना दिफा कर रहा था। पीछे हटते हुए मैं एक कुर्सी से टकरा कर पुश्त के बल गिरा और गोपाल ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। इस मर्तबा मेरा गला उसकी गिरफ्त में आ गया। उसने दोनों अंगूठे मेरे नरखरे पर रख दिए और दबाव बढ़ाता चला गया। मैं गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश कर रहा था मगर इसकी गिरफ्त मजबूत से मजबूतर होती जा रही थी। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। आंखें हलक से उबलने लगी। अपने आप को छुड़ाने की मेरी आखिरी कोशिश भी नाकाम हो चुकी थी। कैप्टन गोपाल पर वाकई जुनून तारी था। वो मुझे गला घोंट कर मार डालना चाहता था। उसी वक्त सीता की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। ये आवाज़ मुझे मीलों दूर से आती हुई महसूस हुई थी। गोपाल छोड़ दो इसे, मैं कहती हूँ छोड़ दो। मगर कैप्टन गोपाल पागल हो गया। मेरे गले पर उसकी गिरफ्त कुछ और बढ़ गई। सीता की चीखती हुई आवाज़ मेरी समाज से टकरा रही थी और फिर कैप्टन गोपाल के मुंह से एक कराह खारिज हुई। मेरे गले पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने धुंधलाई हुई नजरों से सीता की तरफ देखा। उसके हाथ में काफी टेबल का टूटा हुआ पाया था जिससे उसने गोपाल के सर पर जरब लगाई थी। सीता का हाथ ऊपर को उठा हुआ था। उसने दूसरी जरब लगाई लेकिन इस मर्तबा वार सर के बजाय उसके कंधे पर लगा। गोपाल के हाथ मेरे गले से हट गए। मेरी आंखों के सामने छाई हुई धुंध झटने लगी। मैं गहरे गहरे सांस लेने लगा। शिमरोज उठो। सीता की चीखती हुई आवाज मेरी समाज से टकराई। मार दो इसे, मार डालो इसे। मैं सर को जोर जोर से झटके देने लगा। कैप्टन गोपाल अब भी मेरे सीने पर सवार था। मैंने उसे एक तरफ गिरा दिया और उठने की कोशिश करने लगा। गोपाल ने मेरे मुंह पर घूंसा रसीद कर दिया। घूंसा इस कदर जोरदार था कि मेरा दिमाग झंझना उठा। सीता ने हाथ में पकड़ी हुई काफी टेबल के पाए से कैप्टन गोपाल के कंधों पर 2-3 ज़रबे लगाईं। कैप्टन गोपाल के मुंह से गंदी गालियां निकलने लगी और फिर ये गालियां खरखराहटों में तब्दील हो गईं। वो मुझे छोड़कर सीता की तरफ लपका और उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। सीता की चीखें कमरे में गूंजने लगी। मैंने सर को 1-2 झटके दिए। मेरे हवास बहाल होने लगे और फिर मैंने कैप्टन गोपाल पर छलांग लगा दी। लेकिन कैप्टन गोपाल को एक बार फिर मौका मिल गया और वो मुझे नीचे गिराकर मेरे जिस्म पर ठोकरें बरसाने लगा। बस गोपाल, सीता की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। इसे छोड़ दो वरना तुम्हें गोली मार दूंगी। हट जाओ सीता, मैं इस उग्रवादी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कैप्टन गोपाल मुझे एक और ठोकर मारते हुए गुर्राया। कमरा फायर की आवाज़ से गूंज उठा। इसके साथ ही सीता की गुर्राती हुई आवाज़ सुनाई दी। अगर तुम पीछे ना हटे तो दूसरी गोली तुम्हारी खोपड़ी में लगेगी। कैप्टन गोपाल मुझे घूंसा मारने जा ही रहा था लेकिन उसका हाथ रुक गया। ये क्या कर रही हो तुम? वो सीता की तरफ देखकर गुर्राया। तुम एक आतंकवादी को बचाने की कोशिश कर रही हो। ये ना तो आतंकवादी है और ना ही उग्रवादी। सीता ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए जवाब दिया। आतंकवादी और उग्रवादी दहशतगर्द और बागी को कहते हैं। ये ना तो दहशतगर्द है और ना ही बागी। ये तो अपनी मादर गति को गाजिबों के चुंगल से छुड़ाने के लिए आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। ये अपने वतन की तहरीक आज़ादी का एक दिलेर और बेबाक मुजाहिद है। एक ऐसा मुजाहिद जिस पर इसकी कौम बजा तौर पर फख्र कर सकती है। तुम्हारे सैनिकों पर तो इसके नाम की दहशत है। इसका मुजाहरा मैं अपने आंखों से देख चुकी हूँ। इसका नाम सुनकर तुम्हारी सेना के बड़े बड़े जनरलों के पेशाब फतह हो जाते हैं। मैंने तुम्हें इस पर हाथ उठाने का मौका दिया जिसका मुझे अफसोस है। क्या बकवास कर रही हो सीता? कैप्टन गोपाल चीखा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। तुम एक आतंकवादी की हिमायत कर रही हो। एक उग्रवादी की हिमायत में तुमने हिंदुस्तानी फौजी के एक अफसर पर पिस्तौल उठाया है जिसका अंजाम तुम जानती हो बहुत अच्छी तरह। सीता मुस्कुरा दी। मैं यहाँ से कश्मीर की तरफ तो गई थी इसी मकसद के लिए कि शिमरोज को गिरफ्तार करके लाऊं। मैं अपने मकसद में कामयाब भी हो गई हूँ लेकिन वहाँ मैंने जो कुछ भी देखा है इसने मेरे दिल में भारतीय फौज के लिए शदीद नफरत पैदा हो गई है। इतने मजालिम तो हिटलर ने भी यहूदियों पर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय फौज कश्मीर के निहत्थे और मजलूम मुसलमानों पर ढा रही है। हथियारों की तलाश के बहाने उनके घरों को लूटा जाता है। बेगुनाह लोगों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। मुजाहिदीन को पनाह देने के इल्जाम में इनकी बस्तियों को जलाकर राख कर दिया जाता है। औरतों और कम उम्र लड़कियों को इज्तमाई आबरूजरी का शिकार बनाया जाता है। भारतीय फौजियों ने कश्मीर को एक शिकारगाह बना रखा है। इंसान नहीं भेड़िए और दरिंदे हैं जिनके मुंह को इंसान का खून लग चुका है। सीता, कैप्टन गोपाल एक बार फिर चीखा। तुम बक रही हो? हाँ, मैं बक रही हूँ, सीता ने जवाब दिया। मुझे भारतीय फौज से नफरत तो उसी रोज़ हो गई थी जब तुमने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया था और जब मैंने कश्मीर में ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखा तो मुझे इन भारतीय फौजियों से भी शदीद नफरत हो गई। तुम गलत कर रही हो सीता, कैप्टन गोपाल ने कहा।
तुम जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल से वाकिफ नहीं हो। जो इन लोगों ने हमारे हिंदुओं के साथ किया है वो तुम नहीं जानती। इन्होंने हमारी सेनाओं को जो नुकसान पहुंचाया है तुम इससे भी वाकिफ नहीं हो। ये मजलूम नहीं है, इन्हें किसी हमदर्दी का मुस्तहिक मत समझो। ये लोग कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं। इन्हें पाकिस्तान का आशीर्वाद हासिल है, लेकिन कश्मीर भारत का अटूट अंग है। इसे किसी सूरत भी अलग नहीं किया जा सकता। ये बागी हैं और इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। तुमने एक बागी के हक में एक हिंदुस्तानी फौजी अफसर पर पिस्तौल उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। इससे पहले कि बात आगे बढ़े ये पिस्तौल मेरे हवाले कर दो। तुमने जो भी कुछ किया और कहा मैं इसे भूल जाऊंगा। इसकी गिरफ्तारी पर तुम अब भी इनाम की हकदार हो। तुम हिसाब पर याद आया। सीता ने उसकी बात काट दी। मुझे तो अभी तुमसे भी हिसाब किताब करना है। तुम जानते हो कि तुमने मुझे किस तरह हवस का निशाना बनाया था। अपना दोष एक बेगुनाह मुसलमान के कंधों पर डालकर उसे पुलिस के जरिए मौत के घाट उतार दिया। मैं ये सब कुछ नहीं भूली हूँ। अब हिसाब किताब का वक्त आ गया है। अपने कपड़े उतारो। क्या? कैप्टन गोपाल उछल पड़ा। क्या कह रही हो तुम? मेरा मतलब वही है जो तुम सुन रहे हो, सीता बोली। अपने कपड़े उतारो। कैप्टन गोपाल की आंखों में वहशत सी भर गई। मैं भी अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत खड़ा सीता की तरफ देख रहा था। मुझे इस बात पर हैरत नहीं थी कि सीता ने गोपाल के कपड़े उतारने को क्यों कहा था और वो उसके साथ क्या करना चाहती थी। हैरत तो इसके तर्जमल पर थी। थोड़ी देर पहले उसने मुझे प्लेट में सजाकर कैप्टन गोपाल के सामने पेश कर दिया था कि ये है वो खतरनाक तरीन कश्मीरी उग्रवादी जिसने कश्मीर में भारतीय फौज को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया था। और इससे ये बात भी वाज़ेह हो गई थी कि वो महज मुझे फंसाने के लिए यहाँ से कश्मीर गई थी और अपने मकसद में कामयाब भी हो गई थी। वो मुझे यहाँ तक ले आई थी और उसने मुझे कैप्टन गोपाल के सामने पेश भी कर दिया था। और जब कैप्टन गोपाल गला घोंटकर मुझे मार डालना चाहता था तो उसने ना सिर्फ मुझे बचा लिया था बल्कि कैप्टन गोपाल पर गोली भी चला दी थी और एक बार फिर मेरी और कश्मीरी मुसलमानों की हमदर्द बन गई थी। क्या ये भी उसकी कोई नई चाल थी? कैप्टन गोपाल ने बताया था कि मेरी गिरफ्तारी पर उसे करोड़ों रुपए इनाम मिलेंगे। हो सकता है सीता के जहन में ये ख्याल आया हो कि कैप्टन गोपाल मुझे कहीं खुद तो हुक्काम के सामने पेश नहीं करना चाहता ताकि इनाम की रकम खुद हासिल कर सके। हो सकता है यही सब कुछ सोचकर उसने पैंतरा बदला हो और एक बार फिर मेरी हमदर्द बन गई हो। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकी थी कि वो कैप्टन गोपाल के कपड़े क्यों उतरवाना चाहती थी। सुना नहीं तुमने कैप्टन गोपाल? सीता एक बार फिर चीखी। मैंने तुम्हें कहा था कि कपड़े उतारो और तुमने अभी तक मेरे हुक्म की तामील नहीं की। तुम पागल हो गई हो। कैप्टन गोपाल बोला। वो और भी कुछ कहना चाहता था मगर सीता ने फायर खोल दिया। गोली कैप्टन गोपाल के पैरों पर लगी। वो उछल पड़ा। सीता ने दूसरी गोली फायर की जो कैप्टन गोपाल की दोनों टांगों के बीच में लगी। कैप्टन गोपाल चीखता हुआ कालीन पर लौटने लगा। उसकी टांगों के बीच से खून का फव्वारा उबल रहा था और खून कालीन को गंदा कर रहा था। सीता ने एक बार फिर नफरत भरी निगाहों से कैप्टन गोपाल की तरफ देखा और बाथरूम की तरफ चली गई। कैप्टन गोपाल तकरीबन 15 मिनट तक मचलता रहा। मैंने एक नज़र कैप्टन गोपाल की तरफ देखा और सोफे पर पड़ा हुआ पिस्तौल उठाकर उसी कमरे में आ गया जहां सीता पहले थी। मेरा ख्याल था कि वो बाथरूम में होगी मगर वो बेड पर पड़ी गहरे गहरे सांस ले रही थी। तुमने उसके साथ बहुत ज्यादती की है, मैंने सीता की तरफ देखते हुए कहा। ज्यादती? सीता के लहजे में बेहद सर्दमहरी थी। मेरा तो दिल चाहता है कि उसके टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूं, लेकिन ये सज़ा ऐसी है कि वो जिंदगी के आखिरी लम्हात तक इसे भूल नहीं पाएगा। हम अभी बातें कर ही रहे थे कि बाहर से आहट सुनकर मैं चौंक गया। आवाज़ ऐसी थी कि जैसे बरामदे का जाली वाला दरवाज़ा धड़ से बंद हुआ हो। सीता उछलकर बेड से नीचे उतर गई। मैं भी उसके साथ बाहर की तरफ लपका। कैप्टन गोपाल सिंह हाल वाले कमरे में नहीं था जहां हम इसे छोड़कर गए थे। मैंने इधर उधर देखा, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। सीता ने मेरे हाथ से पिस्तौल झपट लिया और बाहर की तरफ दौड़ी। मैं भी उसके पीछे ही लपका। कैप्टन गोपाल झुककर लंगड़ाता हुआ बाहर वाले गेट की तरफ दौड़ रहा था। सीता ने पोर्च में छलांग लगा दी और पिस्तौल को दोनों हाथों में पकड़कर पै दर पै ट्रिगर दबाती चली गई। 3 गोलियां चलाई गईं और तीनों की तीनों कैप्टन गोपाल की पुश्त में पेवस्त हो गईं। वो लट्टू की तरह घूमकर गिरा और तड़पने लगा। उसके मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी खौफनाक थी। गोलियों और गोपाल की चीखों की आवाज़ रात के सन्नाटे में दूर तक फैल गई थी। मैंने भी सीता के पीछे गेट की तरफ छलांग लगा दी। उस जगह बरामदे के बल्ब की मध्यम सी रोशनी पहुंच रही थी। मैंने झुककर देखा, 2 गोलियां उसकी पुश्त पर लगी थी और एक गर्दन पर। वो बेहिस्सो हरकत हो चुका था। सीता ने उस पर थूक दिया और उसको एक ठोकर मारकर पीछे हटा दिया। मुझे यकीन है कि कश्मीर में भी भारतीय
सैनिकों को पीठ पर ही गोलियां लगती होंगी। वो बुड़बुड़ाई, ज्यादातर। मैंने जवाब दिया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, रात के सन्नाटे में गोलियों की आवाज दूर तक गूंजी होगी। अगर कोई पता करने के लिए इस तरफ आ गया तो यह महाराज प्रताप सिंह की हवेली है। सीता ने जवाब दिया, यहाँ कुछ भी हो जाए कोई इस तरफ आकर दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा। अब इस लाश का क्या किया जाए? मैंने पूछा। हवेली के पीछे बहुत जगह है, कहीं भी गड़ा खोद कर डाल देंगे, इसने जवाब दिया। और फिर कुछ ही देर बाद हम लाश को घसीट कर हवेली के पीछे की तरफ ले आए। यहाँ वसीउल अरीज कंपाउंड था। चार दीवारी के साथ साथ कतार दर कतार नारियल के ऊंचे दरख्त थे जो तेज हवा से एक तरफ झुके जा रहे थे। सीता मुझे वहीं रुकने को कहकर पिछले दरवाजे से हवेली में चली गई। कुछ ही देर बाद वो एक गेलती और बेलचा ले आई। हमने दीवार के करीब जगह का इंतखाब किया और मैंने गेलती से खुदाई शुरू कर दी। जमीन नरम थी। 6 फुट लंबा और 3 फुट गहरा खड्ड खोदने में 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगा। कैप्टन गोपाल की लाश उस गड्ढे में डालकर जमीन बराबर कर दी गई। ताज़ा खुदी हुई जमीन देखकर किसी को शुबा तो नहीं होगा? मैंने हाथ झाड़ते हुए कहा। राजाओं महाराजाओं की हवेलियां और महल्लात अपने अंदर पता नहीं कैसे कैसे राज छुपाए हुए हैं। ये तो एक लाश है जिसे जमीन ने निगल लिया। अब इसके बारे में कौन जान सकेगा? सीता ने जवाब दिया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, मैं इसे जान से नहीं मारना चाहती थी। इसने भागने की कोशिश करके खुद ही अपनी मौत को दावत दे दी। अगर ये निकलने में कामयाब हो जाता तो हमारे लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े हो जाते। अभी तुमने कहा है कि मैं इसे जान से नहीं मारना चाहती थी। मैंने कहा, क्या तुम इसे जिंदा छोड़ देती? क्या इस सूरत में ये हमारे लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े नहीं कर सकता था? मैं इसे इस तरह यहाँ से जाने की इजाज़त देती कि ये जिंदगी भर अपनी ज़बान बंद रखता। आओ अंदर चले, सीता ने कहा। हम हवेली के पिछले दरवाजे से अंदर आ गए। सीता ने मुझसे गिलती और बेलचा लेकर स्टोर रूम में रख दिया। हाल कमरे का सारा सामान उलट पुलट हो रहा था। सेंटर टेबल टूट जाने से शीशे की कुर्सियाँ इधर उधर बिखरी हुई थी और कालीन पर चारों तरफ खून फैला हुआ था। हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सीता ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद हम आराम से बैठकर चाय पियेंगे और गपशप करेंगे। हमने फर्नीचर वगैरह अलग हटाकर कालीन को रोल कर दिया। इससे पहले टूटी हुई काफी टेबल और शीशे के बड़े बड़े टुकड़े उठाकर एक तरफ डाल दिए थे। कालीन खासा वजनी था। उसे घसीटकर छत तक ले जाने में हम दोनों पसीने में नहा गए। वापसी आकर हमने फर्नीचर सेट किया। सीता एक सोफे पर बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। मैं नहाकर कपड़े बदल लूं, फिर चाय बनाती हूँ, सीता कहते हुए उठ गई। मैं फौरन ही उठ गया और इससे पहले कमरे में घुसकर अपने कपड़े निकालने लगा। मैंने सोचा कि इस दौरान मैं भी दूसरे कमरे से बाथरूम में जाकर नहा लूं। सीता और मैं नहा कर आए। सीता ने चाय बना ली और हम बैठकर चाय पीने लगे। मैं तुम्हें अब तक नहीं समझ सका सीता, मैंने चाय का घूंट लेते हुए कहा। सीता ने चाय बड़ी खुशजायका बनाई थी। डोडा से जम्मू तक तुम एक बुज़दिल लड़की साबित हुई थी। जम्मू में मानसर झील पर तुमने राइफल चलाने की हद तक कुछ बहादुरी का सबूत दिया था, लेकिन इसके बाद तुम फिर पहले जैसी लड़की नजर आने लगी, डरी डरी और सहमी सहमी सी। लेकिन यहाँ मैंने तुम्हारा एक मुख्तलिफ रूप देखा है। तुमने जिस बेदर्दी से पहले कैप्टन गोपाल को उसकी मर्दानगी से महरूम किया और बाद में जिस तरह उसके शरीर में गोलियां पेवस्त की हैं, वो सब मेरे लिए बहुत ही हैरानकुन है। और सबसे अहम बात, मैंने कहते हुए उसके चेहरे पर नजरें जमा दी, तुमने कैप्टन गोपाल से कहा था कि तुम मुझे ही पकड़ने के लिए कश्मीर गई थी और बड़ी खूबसूरती से मुझे घेर कर यहाँ ले आई थी। मुझे अब तुम पर शुबा होने लगा है। तुम कौन हो? तुम कौन हो सीता? वो तो हरगिज नहीं हो जो अपने आप को अब तक जाहिर करती आई हो। मैं तुम्हारी असलियत जानना चाहता हूँ। मेरी असलियत? सीता ने कहते हुए दोनों पैर सामने को फैला दिए। वो बेड की पुश्त से टेक लगाए बैठी थी और उसके जिस्म पर शब ख्वाबी का एक बारीक सा लिबास था। मेरी असलियत जानना चाहते हो तो सुनो। उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। मैं भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रा की एजेंट हूँ। क्या? मैं उछल पड़ा।